तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना सीखेंगे। नेफ्रॉन जो वृक्क के अंदर पाया जाता है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक, तो नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, नेफ्रॉन में रक्त का फिल्ट्रेशन करके मूत्र का निर्माण कैसे होता है, उसी के बारे में आज समझेंगे। नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें नेफ्रॉन का चित्र बनाना होगा। चलिए, नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए पहले हमें इस प्रकार से एक ट्यूब का आकार का संरचना बनाना होगा, प्याले के आकार का संरचना बनाना होगा। ठीक, ये प्याले का आकार का संरचना बन गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा जाल टाइप से देना होगा, इस प्रकार से जाल। ठीक, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, इस जाल को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे। ठीक, इस प्रकार से एक मोटा नली देना होगा, एक मोटा नली देना होगा, एक पतला नली से निकाल देना होगा। ठीक, एक इधर मोटा नली, एक पतला नली निकालना होगा। ठीक, अब उसके बाद इसके नीचे से थोड़ा सा घिसना होगा, लंबा ट्यूब पाइप की तरह से घिसना होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर से इसको टेढ़ा कर देना है, टेढ़ा करेंगे ऐसे। ठीक, इस प्रकार से टेढ़ा कर दीजिएगा। उसके बाद टेढ़ा करने के बाद थोड़ा सा नीचे लाना है, यहाँ लाने के बाद इसको थोड़ा पतला कर देना है। ठीक, इसको पतला कर नीचे ले जाना है, पतला कर नीचे लाने के बाद इसको वापस इसको भेज देना है। ठीक, इसको वापस भेज दीजिएगा, पतला में वापस भेज दीजिएगा, वापस इसको मोटा कर देना। ठीक, वापस इसको मोटा कर देंगे, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा, इसके सामने यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। इसे टेढ़ा करने के बाद ऊपर ले जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर निकाल दीजिएगा नली टाइप से। ठीक, उसके बाद वो बड़ा सा पंप की तरह का संरचना बनाना होगा, पंप का इस प्रकार से बनाइएगा, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से बना दीजिएगा, इधर बना देंगे, इस प्रकार से दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे इसको देने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे इसको देने के बाद। ठीक, इस प्रकार से दे दीजिएगा। इसको पाइप की तरह कर दीजिएगा। इसको अब यहाँ से जो रक्त का क्षरण होगा किस प्रकार से उसको पथ को दर्शा देना, पथ को दर्शाने के मतलब इस प्रकार से तीर बना देना है, यहाँ से तीर बना देना है, से तीर बना दीजिएगा, नीचे जाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से बना दीजिएगा। ठीक, अब इसका सबका नामांकन करना होगा। तो नामांकन करने के लिए देखिए इसे कहते हैं, पहले इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका, इसको कहेंगे अभिवाही धमनिका। तो नामांकित कर देंगे अभिवाही धमनिका। ठीक, इसको अभिवाही धमनिका कहते हैं। आज जो इसको देख रहे हैं ये इसको कहते हैं अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका, जैसे नहीं होगा। ठीक, ये जो अंदर देख रहे हैं इसको, ये जाल की तरह का देख रहे हैं, इसे कहेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक, इस जाल को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहेंगे। इस पूरे प्याले के आकार का संरचना को कहेंगे बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। जो ये टेढ़ा मेढ़ा होल है झपड़ी, इसको कहेंगे कुंडलित नलिका। ठीक, क्या कहेंगे, कुंडलित नलिका। ठीक, यहाँ पर जो पतरा देख रहे हैं इसको कहेंगे हेनले का अवरोही चाप। ठीक, क्या कहेंगे, अवरोही चाप, हेनले का अवरोही चाप, अवरोही चाप। ठीक, इस प्रकार से बना दीजिएगा संरचना, इसके बारे में लिख दीजिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे आप कुंडलित नलिका देख रहे हैं इसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। जो ये जो दूर वाला इसको देख रहे हैं यहाँ पर मोड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इसको कहते हैं संग्राहक, संग्राहक नली। ठीक, ये जो पूरा बड़ा देख रहे हैं इसको कहते हैं संग्राहक नली, संग्राहक नली। ठीक, नली। इस पर से पूरा संरचना बना दीजिएगा। उसके बाद इसमें कैसे क्रिया होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो पहले अभिवाही धमनिका से यहाँ रक्त आता है, अभिवाही धमनिका से यहाँ क्या आता है, रक्त आता है। यहाँ रक्त आने के बाद इसका पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पूरा रक्त से मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र का निर्माण के 3 चरण होता है। पहला चरण क्या होता है, पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक, दूसरा क्या होता है, ट्यूबुलर स्रवण, ट्यूबुलर, पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ठीक, अवशोषण। और तीसरा होता है ट्यूबुलर श्रवण, ट्यूबुलर श्रवण। ठीक, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ट्यूबुलर श्रवण, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसके बारे में जानते हैं। ठीक,
तीन चरण में मूत्र का निर्माण होता है। तो चलिए समझते हैं मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर स्रवण और ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण के बारे में समझते हैं। ठीक, पहले हम लोग समझेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहले अपवाहित धमनिका द्वारा रक्त इसमें आता है एक ग्लोमेरुलस में। ठीक, पूरा बोमेन सैम्पुट की संरचना है। बोमेन सैम्पुट मारने के बाद उसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ठीक, जो ये अपवाहित धमनिका होती है वो अपने रक्त में को लाती है। रक्त के साथ जो रक्त होता है वह ग्लूकोज, प्रोटीन, प्लाज्मा और बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लाता है। लवण, प्रोटीन, ग्लूकोज, जल, अम्ल, बाकी वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज़ को रक्त यहाँ पर लेके आता है। ठीक, कहाँ, तो ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस की जो दीवारें होती है ना, यहाँ पे आने के बाद यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है। ग्लोमेरुलस कैसे कार्य करता है, यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है। यहाँ पे आने के बाद जो बोमेन सैम्पुट की पतली पतली छन्ना की दीवारें होती है उसमें वह छना जाता है। जो ग्लूकोज, जल, अम्ल वगैरह वगैरह होता है ना, वो सभी रक्त से छना जाता है ग्लोमेरुलस में। जो ग्लोमेरुलस छन्ना की तरह कार्य करते हैं। छनाने के बाद फिर यहाँ नलिका में चला जाता है। छनाने के बाद नलिका में चला जाता है। ठीक, तो जब यहाँ रक्त आया अपवाहित धमनिका द्वारा यहाँ रक्त आता है, इसके द्वारा यहाँ पर रक्त आने के बाद इसमें जितना भी ग्लूकोज, प्रोटीन ये सब होता है ना, लवण वगैरह सब चीज़ का इसमें छान लिया जाता है। जितना भी जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है उसको छान लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको, ये ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब इस नलिका में भेज दिया जाता है छने हुए पदार्थ को। जब वो छन जाएगा, पहले तो आया था तो उसका रक्त था, रक्त में जब वो छन जाएगा ना, ग्लोमेरुलस में छन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक, याद रखिएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो आगे बढ़ता है उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद आगे बढ़ा, उसके बाद होता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में क्या होता है, ट्यूब मतलब क्या होता है, नलिका। जो ये नलिका देख रहे हैं, ट्यूब देख रहे हैं ना, नलिका, इसमें ग्लूकोज का अवशोषित कर लिया जाता है। जो चीज़, जैसे ग्लूकोज, अधिकतर जो ग्लूकोज होता है ना वह इसमें नहीं छना पाता है, ग्लोमेरुलस में नहीं छना पाता है। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लोमेरुलस में नहीं छना पाता है, इसलिए क्योंकि वो शरीर के लिए लाभदायक है। इसलिए जो ट्यूब का दीवारें होती है, कोशिका होती है, जो ट्यूब देख रहे हैं, ट्यूब मतलब कि नली, ये जो नली देख रहे हैं ना, नली, इसके जो दीवारें होती है वह ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है, उसी को कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ठीक, पहला वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जिसमें रक्त इसमें आया छना जाता है, जो चीज़ नहीं छनाने के बाद आगे आता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। फिर इस नली में आने के बाद, इस ट्यूब में आने के बाद ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, जो चीज़ नहीं छनाया है यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, जो नहीं छना पाता, जैसे में ग्लूकोज हो गया, नहीं छना पाता है, उसको ये अवशोषित कर लेता है। ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता, छना पाता है यहाँ पे, इसलिए जो दीवारें होती है, कोशिका होती है ट्यूब के, वह क्या करता है, ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। इसे कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ठीक, इसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद यह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। जब यहाँ आगे बढ़ के यहाँ आता है तो जो बेस्ट मटेरियल होता है फिल्ट्रेट, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर स्रवण भी हो गया, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण भी हो गया, यानी कि ट्यूब ने ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया बचा हुआ चीज़ में से। क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, इसमें जितना भी ग्लूकोज होता है फिर शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है और विसर्जी पदार्थों को इसमें डाल दिया जाता है कोशिका के द्वारा। क्योंकि क्या है, नली बना है, नली भी क्या बना है, कोशिका से बना है, तो कोशिका द्वारा ग्लूकोज को अवशोषित कर लिया जाता है और इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है और जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उत्सर्जी पदार्थ को छोड़ना ही क्या कहलाता है, ट्यूबुलर स्रवण। यानी कि जितना भी कोशिका के लिए, जो ट्यूब का कोशिका है, यह ट्यूब मतलब कि नलिका जो है ना, ये पूरा नेफ्रॉन का कोशिका, इस नेफ्रॉन की कोशिका में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है कोशिका का, जितना भी वेस्ट मटेरियल उत्सर्जी पदार्थ उसको क्या करता है, छोड़ देता है। जो फिल्ट्रेट आ रहा है, मूत्र का निर्माण हो रहा है, मूत्र आगे बढ़ रहा है, उसी में डाल देता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, मूत्र बन जाता है। फिर यहाँ से ये आता है, इसमें इसका क्या नाम है, संग्राहक नली में आता है। इसी प्रकार से कई सारा इसमें नेफ्रॉन मिलता है, जैसे इससे नेफ्रॉन मिलता है इस प्रकार से बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके आगे जाता है। फिर ये मूत्र मार्ग के जरिए मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और फिर मूत्र नाली के जरिए निकल जाता है। ठीक, तो ये जो मूत्र वाहिनी है ना, ये आगे जाके क्या मिलता है, मूत्र वाहिनी से। मूत्र वाहिनी में क्या होता है, मूत्र वाहिनी जाके मूत्राशय से मिलता है, मूत्राशय से मिलने के बाद फिर मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो समझ गए। पहले क्या होता है, रक्त यहाँ से आता है, रक्त ग्लोमेरुलस में आता है, ग्लोमेरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है जो प्रोटीन, अम्ल, लवण वगैरह को छान लेता है, लेकिन ग्लूकोज को नहीं छान पाता, इसलिए ग्लूकोज आगे बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं, पूरा संरचना को कहते हैं बोमेन सैम्पुट। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ता है तो इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो आगे बढ़ा उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में जितना भी ग्लूकोज होता है जो नहीं छन पाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, उन सभी चीज़ों को फिर जो है कि
कोशिका है, ट्यूब का कोशिका होता है, ट्यूब मतलब कि नलिका का कोशिका होता है, वो उसको अवशोषित कर लेते हैं, इसे कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। तीसरा होता है ट्यूबुलर स्रवण। और ट्यूब में जितना भी कोशिका जो है ना, इसका जो ट्यूब है, ट्यूब का कोशिका में जितना भी होता है ना वेस्ट मटेरियल, उत्सर्जित पदार्थ, उसको डाल देता है इस नली में। जो पानी जा रहा है आगे, छना उना के जो मूत्र जा रहा है उसमें डाल देता है। उसके बाद पूरी तरह से मूत्र का निर्माण हो जाता है, यह आगे बढ़ता है। यहाँ पे आने के बाद ये पूरा ये ट्यूब देख रहे हैं ना, पूरा ट्यूब में इसका ग्लूकोज का अवशोषित कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं ट्यूबुलर स्रवण, यानी कि स्रावित हो गया वेस्ट मटेरियल। और ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण मतलब कि ग्लूकोज को जो भी चीज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में ही छना पाता है उसको अवशोषित कर लेता है, और शरीर के लिए जितना भी लाभदायक चीज़ होता है उसको पुनः रक्त में मिला के वापस भेज देता है। ठीक। और जो वेस्ट मटेरियल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में नहीं छना पाता है, ऊपर ही रह जाता है, वह अपवाहित धमनिका द्वारा पुनः रक्त में मिल जाता है। ठीक। सीरा के जरिए फिर पूरा शरीर में फैल जाता है। ठीक। जो चीज़ नहीं छना पाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, वह अपवाहित धमनिका द्वारा पुनः क्या होता है, शरीर में चला जाता है। जैसे शरीर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पर नहीं छना पाता है, CO2 यहाँ पर नहीं छना पाता है, इसलिए क्या होता है, रक्त के साथ CO2 तो यहाँ आता होगा लेकिन यहाँ नहीं छना पाता है, इसीलिए वो कहा जाता है अपवाहित धमनिका द्वारा चला जाता है वापस फेफड़ा में जाने के बाद ग्लूकोज छना जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है उसमें। ठीक। सॉरी, ग्लूकोज नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छना जाता है और उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक। तो समझ गए, रक्त यहाँ से आता है, यहाँ से आने के बाद इसमें रक्त में जितना भी प्लाज्मा, प्रोटीन, श्लेष्मा, जितना भी चीज़ होता है ना, सभी को यहाँ पर छाना जाता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं छना पाता है। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके बाद आगे होकर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो आगे बढ़ता है, रक्त जो आगे बढ़ता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट हो जाता है। उस फिल्ट्रेट में जितना भी जो नहीं छना पाता है ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज को नली के द्वारा, जो उसका नली का कोशिका होता है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसका कहते हैं ट्यूबुलर स्रवण। या ट्यूब इसको अवशोषित कर लेता है, इसको क्या कहते हैं, अवशोषण, ट्यूबुलर अवशोषण, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। और जो ट्यूब का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है कोशिका का, जितना भी उत्सर्जित पदार्थ, सभी को इसमें डाल देता है वापस। इसमें जो जा रहा है, मूत्र का निर्माण हो रहा है, आगे जाके क्या मिलेगा, इसमें आएगा, तो इसमें डाल देता है। और जितना भी इस कोशिका जो है इसका बना है ना, जो नली बना है, इसका कोशिका होता है, उसमें जितना वेस्ट मटेरियल होता है इसमें डाल देता है और ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। ठीक। इसको कहते हैं, ग्लूकोज को अवशोषित करना कहलाता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, और वेस्ट मटेरियल को इसमें डालना कहलाता है ट्यूबुलर स्रवण। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। जब ट्यूबुलर स्रवण फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे आता है, इसको क्या कहते हैं, मूत्र कहेंगे। अभी मूत्र का निर्माण हो गया, फिर ये अब क्या है, संग्राहक नली जाके आगे मिलता है किससे, मूत्रवाहिनी से। फिर मूत्रवाहिनी जाके मूत्र नली में जाके एक मूत्राशय नामक थैली होता है, उसमें जमा होता है, और फिर मूत्र नली के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। और देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, हमने तो आपको समझा तो दिया कि कैसे होता है पूरा कार्य। अब इसको लिखना कैसे है, लिखने के लिए पहले आप लोग चित्र बना दीजिएगा, उसका ऐसा नामांकन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, पहला लिखिएगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर इसके बारे में लिखिएगा। फिर दूसरा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, इसके बारे में लिखिएगा। फिर ट्यूबुलर स्रवण, इसके बारे में लिखिएगा। हम आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक। इसके बारे में कैसे लिखना है पूरी तरह से। अगर आपको कहीं भी HW या फिर कहीं भी मिले प्रश्न रहे कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, क्या रहेगा, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। ठीक। तो कैसे वर्णन करना है, इसको चित्र तो बना दीजिए। आप समझ गए कार्य कैसे होता है। वर्णन करने के लिए पहले लिखेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर दूसरा में लिखिएगा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, फिर ट्यूबुलर स्रवण, तीनों के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको हर चीज़ का, ब्रिक का, किडनी का, ब्रिक यानी किडनी का, फिर दिल का, फेफड़ा का, और पाचन तंत्र का, सभी जनन तंत्र का, सभी चीज़ का अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से वर्णन समझाने के लिए, और किस प्रकार से उसको लिखेंगे, सचित्र वर्णन करना है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसे चाहते हैं किस चीज़ का आपको चाहिए सचित्र वर्णन, बायोलॉजी में कोई भी चीज़ का सचित्र वर्णन चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।